आज का टॉपिक होगा हमारा मुगल रिलेशंस विथ अदर रूलर्स। हम लोगों ने अपना टॉपिक पिछले क्लास में ख़त्म किया। हालांकि 2-3 टॉपिक हम लोग ख़त्म किए हुए थे। एक बार फटाक से रिवीजन करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। चैप्टर हमारा था द मुगल एम्पायर, है ना, जिसके अंदर हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? मुगल के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब जो मुस्लिम राजा हैं उनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। कैसे उनका इंडिया में कंट्रोल बढ़ता चला गया, कितने समय तक वो रूल किए, कहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके थे अपने इंट्रोडक्शन में। फिर हमने पढ़ा कि हु वेयर द मुगल्स, मुगल्स कौन है, वो 2 साइड से थे, हम लोगों ने ये भी डिस्कस करा था। उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा कि मुगल मिलिट्री कैंपेन, मुगल मिलिट्री कैंपेन का सिंपल सा मतलब इसमें हमने पढ़ा था बाबर के बारे में, है ना। तो मिलिट्री कैंपेन का मतलब सिंपल सा हो गया कि मुगल्स का शुरुआत जो है इंडिया में वो कैसे हुआ था। तो किसने किया था मुगल का शुरुआत इंडिया में? बाबर ने किया था, ये हम लोग जान चुके हैं। और कैसे किया था ये भी हमने देखा था कि दिल्ली का जो सुल्तान था इब्राहिम लोदी, उसको पानीपत की लड़ाई में, पानीपत का लड़ाई मतलब पानीपत में युद्ध हुआ था, पानीपत जगह का नाम है, वहाँ पे युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था और फिर बाबर ने दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में ले लिया। वहीं से इंडिया पे मुगल्स का शासन जो वो स्टार्ट हो गया। ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद हमने पढ़ा था मुगल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन। मुगल्स अपने संपत्ति का बंटवारा कैसे करते हैं अपने बच्चों में? सभी को बराबर बांटते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा था। ज़्यादातर उस समय पे क्या होता था? उस समय पे ज़्यादातर ये होता था कि जो घर का बड़ा बेटा होगा उनको ही सारे संपत्ति का मालिक बना दिया जाएगा, और जो छोटा बेटा होगा वो किसके अंडर में काम करेगा? बड़े बेटर के बड़ा जो बेटा होगा उसके अंडर में काम करेगा। क्यों? क्योंकि सारा संपत्ति किसके पास है? बड़े बेटे के पास है। तो छोटा वाला बेटा क्या करेगा? फिर बड़े भाई के अंदर में काम करेगा, है ना। ऐसा होता था। लेकिन मुगल्स बोला कि नहीं, हम इस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, सारा संपत्ति अपने बड़े बेटे को नहीं देंगे, बल्कि हम अपना सारा संपत्ति जो है वो सभी बच्चों के बीच में बांटेंगे। तो ये अच्छा तरीका था या ख़राब था? अच्छा तरीका था। क्योंकि होता क्या है ना, देखो यार, सिंपल समझो उसको ना, आप आज के टाइम से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पिताजी के पास बहुत प्रॉपर्टी है और वो सारा प्रॉपर्टी आपके बड़े भाई को दे दे, आपको ना मिले, तो आपको क्या अजीब नहीं लगेगा? आपको, चलो आपको ये मन में तो रहेगा कि चलो प्रॉपर्टी हमारे भाई तो लिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी तो घर परिवार चलाने के लिए कुछ प्रॉपर्टी का ज़रूरत पड़ेगा। तो प्रॉपर्टी भी यदि आपके पास भी होगा बराबर हिस्सा, तो फिर आपके लिए ठीक होगा, है ना। आगे आप आराम से ज़िंदगी को जी पाएंगे, लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। तो मुगल्स ये मानते थे कि नहीं, हम जो है सारा प्रॉपर्टी का मालिक एक अकेला बड़े बेटे को केवल नहीं बनाएंगे, बल्कि हमारे प्रॉपर्टी में सारे बेटे का अधिकार बराबर होगा। तो ये मुगल का एक अच्छा चीज़ था। आइए आज हम लोग अपना शुरुआत करेंगे एक नया टॉपिक का नाम है मुगल रिलेशंस विद अदर रूलर्स। मुगल यानी कि मुसलमान राजा का जो कंट्रोल है हमारे इंडिया में, वो कब स्टार्ट हुआ? हमने पढ़ा इब्राहिम लोदी को हरा के स्टार्ट हो गया उनका इंडिया में, वो दिल्ली को और आगरे को अपने कब्जे में ले लिया था। वहीं से हमारे इंडिया में मुगल्स का जो कंट्रोल था वो स्टार्ट हो गया। लेकिन मुगल्स का जो रिलेशन है बाकी राजाओं के साथ, उनके साथ कैसा था, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से समझिए आप, दिल्ली पे कब्जा किसका हो चुका? दिल्ली और आगरा पे कब्जा किसका हो चुका है? बाबर का। तो वहीं से मुगल्स का जो पावर है इंडिया में धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो क्या उसके पहले इंडिया में कोई राजा नहीं था? बिल्कुल था। तो उन सारे अलग अलग प्रकार के राजाओं के साथ मुगल का रिलेशन कैसा रहा, कैसे वो आपस में बर्ताव करते थे, क्या उसके बीच में संबंध हुआ करता था, तो वो भी हम लोग इसमें देखने वाले हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। द मुगल रूलर्स कैंपेन्ड कॉन्स्टेंटली अगेंस्ट रूलर्स हु रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी। जब से बाबर दिल्ली और आगरा पे कब्जा किया, तब से बाबर का जो मनोबल था ना वो बढ़ गया। मतलब उनको ये लग रहा था कि जब हम इब्राहिम लोदी जैसे बड़े राजा को हरा सकते हैं, तो बाकी सारे राजा को भी हम इंडिया के अंदर क्या कर सकते हैं? हरा सकते हैं। तो वो एक के बाद एक सारे राजाओं को पहले बोला कि भैया ये एरिया हमको अपने कंट्रोल में चाहिए। तो कोई भी राजा आपको अपना एरिया अपने कंट्रोल में दे देगा क्या? बिल्कुल भी नहीं देगा। तो बाबर को आया गुस्सा। बाबर को गुस्सा क्यों आया? क्योंकि हम बहुत पावरफुल हैं और हम तुम्हारा एरिया मांग रहे हैं तो तुम दे नहीं रहे हो। क्यों देगा भाई? किसी का भी एरिया वो क्यों देगा? तो बाबर ने क्या करना चाहा, फिर उसके ऊपर हमला करके उसको जितना चाहा। तो कई सारे जगह पर बाबर ने कई सारे राजाओं के एरिया पे, उनके साम्राज्य पे हमला किया और उनको अपने कब्जे में ले लिया। तो देखो यहाँ पे शुरुआत कैसे हुआ था, आपसे कई बार सवाल पूछा जाएगा कि इंडिया में मुगल्स का शुरुआत कैसे हुआ।
मुस्लिम राजा का जो कंट्रोल है वो कैसे स्टार्ट हुआ? तो सिंपल से बताना है कि शुरुआत हुआ था इब्राहिम लोदी को हरा के। और इब्राहिम लोदी कहाँ का राजा था? दिल्ली का। तो दिल्ली का राजा जो था इब्राहिम लोदी, उनको हरा के बाबर वहाँ का राजा बन गया। और जैसे दिल्ली का राजा वो बना, फटाक से आगरा को भी अपने कब्जे में ले लिया। तो 2 जगह को तो वो फटाफट अपने कब्जे में ले लिया बाबर। तो उनका जो मनोबल था ना वो और बढ़ गया। वो चाहता था कि हम ऐसे ही दूसरे के ऊपर हमला करेंगे तो वो भी एरिया हमारे अंडर में आ जाएगा। तो बाबर लगातार क्या करता रहा, अलग अलग राजाओं के एरिया पे, उनके साम्राज्य पे हमला करना स्टार्ट किया। और कई सारे राजाओं के एरिया को, कई सारे राजा के एरिया को, जो राजा इंडिया में पहले से रूल कर रहे थे, उनके एरिया पे हमला करके बाबर ने उनको अपने कब्जे में ले लिया और वहाँ के राजा को उन्होंने हरा दिया। ठीक है, तो लगातार ये चीज़ चलता रहा। बट एज द मुगल्स बिकेम पावरफुल, मैनी अदर रूलर्स ऑल्सो ज्वाइंड देम वॉलेंटियरली। अब बाबर का जो पावर था ना वो धीरे धीरे क्या हो रहा था, घट रहा था या बढ़ रहा था? बढ़ रहा था। तो बाबर इतना मजबूत हो गया, इतना मजबूत हो गया कि छोटे मोटे राजा तो सीधे आके बोल देते थे कि हुजूर हम हार मानते हैं, हमारे ऊपर बस हमला मत करना। हमला करने से क्या होता है ना, बहुत सारे लोगों का जान जाता है, बहुत सारे चीज़ों का नुकसान होता है। तो बाबर इतना मजबूत हो गया, इतना ज़्यादा वो ताकतवर बन गया कि छोटे मोटे राजा तो उनके सामने ऐसे ही डर जाते थे कि ठीक है आप जो बोलेंगे वो हम मानेंगे, बस हमारे एरिया पे आप हमला वगैरह मत करिए। तो वो राजा चुपचाप आके क्या कर ले रहा है, बाबर के कदमों में झुक जा रहा है, उनके बातों को मान ले रहा है। तो बाबर उसके ऊपर हमला क्यों करेगा, है कि नहीं? बाबर को क्या चाहिए, उसका एरिया चाहिए, और उसका एरिया उसको अपने आप मिल गया। समझ रही है बात? तो हुआ ये कि बाबर एक के बाद एक अलग अलग राजा के घर पे, उसके एरिया पे, उनके साम्राज्य पे हमला करता चला गया और उसको जीतता चला गया। तो इससे बाबर का जो पावर है ना इंडिया में क्या होता चला गया, बढ़ता चला गया। दिल्ली और आगरा के बाद उनका जो एरिया था वो धीरे धीरे और फैलता चला गया। इंडिया में उसका जो पैर था वो और पसरता चला गया, वो और उनका पावर बढ़ता चला गया। तो जो छोटे मोटे राजा थे वो तो चुपचाप बाबर के बातों को मान लेते थे। फिर उसका मानना था कि भैया आप बहुत पावरफुल हैं, हम आपके सामने क्या करते हैं, हार मानते हैं। तो छोटे मोटे राजा तो चुपचाप हार मान लेते थे। ठीक है, आगे द राजपूत्स आर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस। और इसका एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है हमारा राजपूत्स। राजपूत मतलब उस समय पे राजपूत राजा भी हुआ करते थे हमारे इंडिया में। समझ रही है बात? तो राजपूत राजा, अच्छा राजपूत हमारे इंडिया में आज क्या है, कास्ट है। हिंदू रिलीजन में, यानी कि हिंदू धर्म में पाया जाने वाला एक राजपूत क्या है, हमारा कास्ट है ना। तो राजपूत राजा भी हुआ करते थे उस समय पे, जिन्होंने बाबर के सामने आके चुपचाप अपना हार स्वीकार कर लिया, क्योंकि बाबर बहुत पावरफुल था ना, उनके सामने कोई नहीं टिक पाता था। तो राजपूत राजा जो उस समय पे थे उन्होंने आके चुपचाप हार मान लिया। तो हुजूर आप जो बोलेंगे हम करेंगे, बस हमारे एरिया पे आप हमला मत करना, ठीक ना। क्योंकि उसको पता था ये हमला करेगा हम क्या कर जाएंगे, हार जाएंगे, है ना। इसलिए चुपचाप बढ़िया क्या है, जाके हार मान लो, है ना। आगे बढ़ते हैं। मैनी ऑफ देम मैरिड देयर डॉटर्स इनटू मुगल फैमिलीज एंड रिसीव्ड हाई पोजीशन। तो राजपूत वगैरह जो थे उन्होंने तो चुपचाप हार मान लिया मुगल्स के आगे कि भैया आप बहुत पावरफुल हैं, हम बहुत कमज़ोर हैं, तो हम हार मानते हैं। तो इन्होंने क्या किया, राजपूत ने क्या किया, अपने कई सारे जो उनके बेटी वगैरह हुआ करते थे उन बेटियों को उन्होंने मुगल्स के यहाँ पे शादी करवा दिया। इससे हुआ क्या, मुगल्स के बीच में और राजपूत के बीच में रिश्ता बन गया, है ना, मतलब संबंध बन गया हमारा, पहला चीज़। दूसरा चीज़, क्या अब कभी राजपूत के ऊपर मुगल हमला करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अब दोनों क्या हो चुके हैं, मैरिज के थ्रू दोनों के परिवार में संबंध बन चुके हैं। होता है ना, हम लोग आम भाषा में कहते हैं ना संधि बन जाना। तो एक संधि दूसरे संधि पे हमला क्यों करेगा, नहीं करेगा। तो हुआ क्या ना, सिंपल सा समझो कि बाबर का पावर जैसे जैसे बढ़ता चला गया, कई सारे राजपूत राजा जो थे वो चुपचाप आके उनके सामने हार स्वीकार कर लिए, क्योंकि उनको पता था इनके साथ हम लड़ेंगे तो हम मारे जाएंगे। इसलिए बढ़िया क्या है, चुपचाप जाओ, पहले ही हार अपना मान लो, स्वीकार कर लो, ठीक है ना। अब राजपूत राजाओं ने क्या किया कि मुगल्स के साथ अच्छा रिलेशन हो सके, अच्छा संबंध बन सके, फ्यूचर में वो कभी हमारे ऊपर हमला ना कर सके, तो राजपूत राजाओं ने क्या किया, अपने बेटियों का जो बिहा है, यानी कि जो शादी है, वो किसके साथ करवा दिया, मुगल्स के साथ करवा दिया। मतलब मुगल्स का बेटा भतीजा उनके साथ करवा दिया शादी।
और शादी से दो चीज़ हुआ। पहला चीज़ ये हुआ कि मुगल और राजपूत के बीच का संबंध घटा या बढ़ा, पहले बताओ। संबंध बढ़ गया, पहला बात। दूसरा बात, राजपूत सिक्योर हो गया। सिक्योर होने का मतलब है कि कभी भी अब राजपूत के ऊपर मुगल तो हमला नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा हमला? क्योंकि संबंध बन चुका है ना भाई, एक दूसरे के घर में शादी हो चुका है। इसका बेटी उधर गया और उसका दामाद इधर आ गया, मतलब एक तरीके से इधर के बेटी का और उधर के बेटा का शादी हो चुका है। तो अब कैसे हो सकता है लड़ाई झगड़ा? नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया बड़ा अच्छा, द सिसोदिया राजपूत्स ऑफ मेवाड़ रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मुगल अथॉरिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम। लेकिन एक राजपूत था मेवाड़ का, सिसोदिया राजपूत, ठीक ना। मेवाड़ कहाँ पड़ता है आज? मेवाड़ पड़ता है राजस्थान में, ठीक ना। तो मेवाड़ का एक राजपूत था, राजा था, सिसोदिया राजपूत था वो, ठीक ना। लेकिन ये ऐसा राजपूत था जो कि मुगल्स के साथ संबंध बनाना नहीं चाहता था। ये हमेशा मुगल से दूर रहना चाहता था। मतलब ये नहीं चाहता था कि हमारे एरिया पे मुगल्स का कंट्रोल हो। ध्यान रखना है, कई सारे राजपूत हैं जिन्होंने मुगल्स के साथ आके अपना शादी ब्याह करके बेटियों का रिलेशन अच्छा कर लिया, चुपचाप हार मान लिया। लेकिन कुछ राजपूत ऐसे थे, जैसे सिसोदिया राजपूत। कहाँ पे पाए जाते हैं सिसोदिया राजपूत? मेवाड़ में। मेवाड़ कहाँ है आज? आपका राजस्थान में है। तो कुछ ऐसे सिसोदिया राजपूत थे जो मेवाड़ के थे, उन्होंने मुगल्स के साथ ये चीज़ करना ठीक नहीं समझा, क्योंकि उनका मानना था कि ये मुगल्स अलग लोग हैं, हम अपना अलग लोग हैं, तो हम अपने बेटियों का ब्याह उसके घर में कैसे कर सकते हैं, हम अपना हार स्वीकार कैसे कर सकते हैं। तो वो ऐसा नहीं मान रहे थे, काफ़ी लंबे समय तक ऐसा हुआ। लेकिन आगे क्या हुआ? वंस डिफीटेड, ऑब्वियस ये बात है भाई, आपने मुगल्स के बातों को नहीं माना तो मुगल क्या करने वाला? आपके ऊपर हमला करेगा, ऑब्वियस ये बात है। यदि आप मान जाते तो क्या हमला करता? कभी कभी नहीं हमला करता। तो वंस डिफीटेड दे वेर ऑनरेबली ट्रीटेड बाय द मुगल्स, गिवन देयर लैंड्स बैक एज असाइनमेंट्स। उसके बाद क्या हुआ? सिसोदिया राजपूत ने नहीं माना इस चीज़ को कि नहीं, हम मुगल्स के साथ अच्छा रिलेशन नहीं रखेंगे, हम अपने बेटियों का ब्याह उसके घर में नहीं करेंगे। तो मुगल्स ने इसके ऊपर हमला कर दिया, हमला करके उसको अपने कब्जे में ले लिया। फिर सिसोदिया राजपूत क्या हो गया? चुपचाप उसके आगे जाके हार स्वीकार कर लिया। तो फिर मुगल्स भी एक तरीके से अपना अच्छा दिखाया वहाँ पे, अपना अच्छा बिहेवियर दिखाया। वो देखा कि ये हार चुका है और ये अपना हार स्वीकार कर रहा है, तो इसको मारते उठते नहीं हैं, इसको बस छोड़ देते हैं। उनके ज़मीन को हड़पा नहीं गया, उनके किसी प्रकार का उनको नुकसान नहीं हुआ। कहने का सिंपल सा मतलब है कि जो सिसोदिया राजपूत थे वो शुरुआत में मुगल के साथ क्या रिलेशन बनाना चाहते थे? नहीं चाहते थे। तो मुगल्स ने क्या किया? उनके ऊपर हमला कर दिया। और जब हमला किया तो सिसोदिया राजपूत को दिख गया कि हम क्या करने वाले हैं, अब हार जाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि मुगल्स का पावर बहुत ज़्यादा था उस समय पे। तो वो जाके चुपचाप क्या कर गया? उनके सामने हार स्वीकार कर लिया कि हुजूर हम हार मानते हैं, अब आप जो बोलेंगे वो हम करेंगे, ठीक ना। तो जब ये हार मान ही लिया तो क्या मुगल्स इसके राज्य के सारे संपत्ति वगैरह को हड़पा होगा? नहीं हड़पा। बोला कोई बात नहीं, चलो ठीक है, हम तुमको जाने देते हैं क्योंकि तुम अपना हार स्वीकार करते हो। और उस समय से फिर जो सिसोदिया राजपूत थे वो भी किसके साथ जुड़ गए? मुगल्स के साथ जुड़ गए। एक तरीके से आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मुगल्स धीरे धीरे क्या होता जा रहा है? पावरफुल होता जा रहा है। और जो छोटे मोटे राजा थे उस समय पे इंडिया के, और ख़ास करके राजस्थान हरियाणा उस साइड के, वो सब किसके अंडर में अब काम करने लग गए? मुगल्स के अंडर में काम करने लग गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो द केयरफुल बैलेंस बिटवीन डिफीटिंग बट नॉट ह्यूमिलेटिंग देयर ओपोनेंट्स इनेबल द मुगल्स टू एक्सपेंड देयर इन्फ्लुएंस ओवर मैनी किंग्स एंड चिफ्टेंस। तो देखो, मुगल्स का ना एक बड़ा सिंपल सा नियम था। वो पहले बोलता था कि हार यदि तुम स्वीकार कर लिए तो हम तुमको कुछ नहीं करेंगे, तुम्हारे राज्य को नहीं हड़पेंगे, तुम्हारे लोगों को नहीं मारेंगे, तुम्हारे खजाने को नहीं लूटेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस तुमको हमारे अंडर में रह के काम करना पड़ेगा। अब जो हम जो बोलेंगे वो तुमको करना पड़ेगा। लेकिन यदि तुम हमारे बातों को नहीं माने, तुम हार स्वीकार नहीं करते हो, तो फिर हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे? लड़ाई लड़ेंगे, और इतना हम पावरफुल हैं तुमको तो ऐसे ही हरा देंगे। तो ये दोनों चीज़ हुआ। तो जो राजा मुगल्स के साथ हार स्वीकार कर लिया वो बच गया, उसको किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। बस उसको नुकसान किस चीज़ का हुआ कि वो अपना अब सारा काम अकेले नहीं कर सकता है, खुल के किसके अंडर में करना पड़ेगा? मुगल्स के अंडर में काम करना पड़ेगा। और जो राजा नहीं माना मुगल्स के बातों को, उनके ऊपर हमला हुआ, उनके राज्य को हड़पा गया, उनके खजाने को लूट लिया गया, है ना। तो मुगल्स दोनों ऑप्शन देते थे,
हार मानते हो तो बच जाओगे, हार नहीं मानोगे, हमारे अंडर में रह के काम नहीं करोगे तो तुम फिर मारे जाओगे और लूटे जाओगे। तो इससे क्या हुआ, इससे मुगल्स धीरे धीरे और इंडिया में पावरफुल होता चला गया। दो ही ऑप्शन था ना लोगों के पास, या तो तुम हार स्वीकार कर लो तो तुम बच जाओगे, हार स्वीकार नहीं करोगे तो तुमको हम जिंदा मार देंगे। सुनना रही है बात। तो कुछ राजा जैसे हारा तुरंत माफी मांग लिया, हुजूर हमको मारना मत, हम हार स्वीकार करते हैं। और जो कुछ थोड़ा सा जिद्दी टाइप के थे वो हार भी स्वीकार नहीं करते थे और युद्ध में फिर वो मारे भी गए। कई सारे ऐसे राजा थे। तो मुगल्स दोनों ऑप्शन देते थे, आपको जो चूज करना है वो चूज कर लो, हार स्वीकार कर लिए तो बच जाओगे, नहीं स्वीकार किए तो फिर मारे जाओगे। तो ये चीज़ हमारा चलता था। कहानी समझ में आए सबको? तो दिक्कत इसमें ये चीज़ था हमारा। अगला है मनसबदार्स एंड जागीरदार्स। ये क्या होता है ये हम लोग अपने अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।